भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 515 जो परिसीमा काल का प्रारंभ कमेंसमेंट ऑफ पीरियड ऑफ लिमिटेशन से संबंधित है। धारा 515 परिसीमा काल का प्रारंभ। यह धारा यह स्पष्ट करती है कि आपराधिक मामलों में परिसीमा काल पीरियड ऑफ लिमिटेशन की गणना किस तारीख से शुरू होगी। यह सुनिश्चित करता है कि समय सीमा की गणना के लिए एक स्पष्ट और न्याय संगत तरीका हो। 1. परिसीमा काल की शुरुआत। 1. अपराधी के संबंध में परिसीमा काल प्रारंभ होगा ए अपराध की तिथि से या बी जहां अपराध का किया जाना अपराध से व्यथित व्यक्ति या किसी पुलिस अधिकारी को ज्ञात नहीं था, वहां पहला दिन जिस पर ऐसा अपराध ऐसे व्यक्ति या किसी पुलिस अधिकारी के संज्ञान में आता है जो भी पहले हो, या बैक सी जहां यह ज्ञात नहीं है कि अपराध किसके द्वारा किया गया था, वहां पहला दिन जिस पर अपराधी की पहचान अपराध से व्यथित व्यक्ति या अपराध की जांच करने वाले पुलिस अधिकारी को ज्ञात होती है, जो भी पहले हो। सरल शब्दों में समझने के लिए परिसीमा काल की गिनती कब शुरू होती है, इसके 3 संभावित परिदृश्य हैं। ए अपराध की तारीख से सबसे सामान्य स्थिति। यदि अपराध की तारीख स्पष्ट है तो गिनती अपराध होने की तारीख से शुरू हो जाती है। उदाहरण, यदि 1 जनवरी 2025 को चोरी हुई तो 1 जनवरी 2025 से गिनती शुरू होगी। बी अपराध का पता चलने पर, यदि तुरंत पता न चले। स्थिति, यदि अपराध तुरंत किसी को पता नहीं चलता, जैसे कोई पुराना धोखाधड़ी जो बाद में उजागर हुई या किसी का सामान गुम हुआ और बाद में पता चला कि चोरी हुआ था। गणना, गिनती उस पहले दिन से शुरू होगी जब अपराध के बारे में अपराध से पीड़ित व्यक्ति को पता चलता है या किसी पुलिस अधिकारी को पता चलता है। जो भी पहले हो, इन दोनों में से जो भी तारीख पहले होगी उसी से गिनती शुरू होगी। उदाहरण, एक धोखाधड़ी का अपराध 1 अप्रैल 2025 को हुआ था, लेकिन पीड़ित को उसका पता 1 जून 2025 को चला और पुलिस को भी 1 जून 2025 को ही पता चला, तो गिनती 1 जून 2025 से शुरू होगी। ओसी अपराधी की पहचान पता चलने पर, यदि अपराधी अज्ञात हो। स्थिति, यदि अपराध तो पता है लेकिन किसने अपराध किया है यह तुरंत पता नहीं चलता है, जैसे किसी ने बिना पहचान छोड़े कुछ तोड़ा और बाद में सीसीटीवी या जांच से उसकी पहचान हुई। गणना, गिनती उस पहले दिन से शुरू होगी जब अपराधी की पहचान के बारे में अपराध से पीड़ित व्यक्ति को पता चलता है या अपराध की जांच कर रहे पुलिस अधिकारी को पता चलता है। जो भी पहले हो, इन दोनों में से जो भी तारीख पहले होगी उसी से गिनती शुरू होगी। उदाहरण, 1 मई 2025 को एक दुकान में तोड़फोड़ हुई, अपराध ज्ञात, लेकिन अपराधी कौन था यह 1 जुलाई 2025 को सीसीटीवी फुटेज से पता चला, तो गिनती 1 जुलाई 2025 से शुरू होगी। 2. गणना से बाहर रखा गया दिन। 2. उक्त अवधि की गणना में जिस दिन से ऐसी अवधि की गणना की जानी है उसे अपवर्जित किया जाएगा, एक्सक्लूडेड। सरल शब्दों में, पहला दिन नहीं गिना जाएगा। जब आप परिसीमा काल की अवधि की गणना करते हैं तो जिस दिन से गिनती शुरू हो रही है, यानी ऊपर A+B या C में निर्धारित तारीख, उस दिन को गणना में शामिल नहीं किया जाएगा। गिनती उसके अगले दिन से शुरू होगी। उदाहरण, यदि परिसीमा काल 1 जनवरी 2025 से शुरू होना है तो गिनती 2 जनवरी 2025 से शुरू होगी। इस धारा का समग्र महत्व। धारा 515 परिसीमा काल की गणना के लिए स्पष्ट और न्याय संगत नियम प्रदान करती है जो यह सुनिश्चित करते हैं कि समय सीमा उस समय से गिनी जाए जब वास्तव में अपराध की जानकारी या अपराधी की पहचान उपलब्ध हो। यह अभियुक्तों और न्याय चाहने वाले व्यक्तियों दोनों के अधिकारों की रक्षा करती है, यह सुनिश्चित करके कि अनावश्यक देरी के कारण न्याय से वंचित न हो और न ही बहुत पुराने या अनसुलझे मामलों के कारण अभियुक्तों पर अनिश्चित काल तक खतरा मंडराता रहे। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 516 जो कुछ मामलों में समय का अपवर्जन, एक्सक्लूजन ऑफ टाइम इन सर्टेन केसेस से संबंधित है। धारा 516 कुछ मामलों में परिसीमा काल से समय का अपवर्जन। यह धारा उन विशिष्ट परिस्थितियों को बताती है जहां परिसीमा काल लिमिटेशन पीरियड की गणना करते समय कुछ समय अवधियों को शामिल नहीं किया जाएगा, एक्सक्लूडेड।
इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि न्याय की मांग करने वाले पक्ष को कानूनी और प्रक्रियात्मक बाधाओं या अभियुक्त के कार्यों के कारण नुकसान न हो और उसे उचित समय सीमा के भीतर न्याय मिल सके। एक, पिछली कार्यवाही में लगे समय का अपवर्जन। एक, परिसीमा काल की गणना में वह समय जिसके दौरान कोई व्यक्ति उचित तत्परता ड्यू डिलिजेंस से किसी अन्य अभियोजन प्रोसिक्यूशन को चला रहा था, चाहे वह प्रथम दृष्टया न्यायालय में हो या अपील या पुनरीक्षण न्यायालय में, अपराधी के विरुद्ध उसे अपवर्जित किया जाएगा, एक्सक्लूडेड। परंतु ऐसा कोई अपवर्जन तब तक नहीं किया जाएगा जब तक अभियोजन एक ही तथ्यों से संबंधित न हो और सद्भावपूर्वक इन गुड फेथ ऐसे न्यायालय में न चलाया गया हो जो क्षेत्राधिकार की त्रुटि या इसी तरह के किसी अन्य कारण से उसे विचारित करने में असमर्थ था। सरल शब्दों में समझने के लिए, ओ क्या अपवर्जित होगा? यदि कोई व्यक्ति पहले किसी अपराध के लिए किसी और अदालत में मुकदमा चला रहा था, चाहे निचली अदालत, अपील कोर्ट या पुनरीक्षण कोर्ट में। ओ शर्तें: एक, उसने वह मुकदमा पूरी लगन ड्यू डिलिजेंस से चलाया हो। दो, वह मुकदमा उन्हीं तथ्यों सेम फैक्ट्स से संबंधित हो जिन पर अब मुकदमा चलाया जा रहा है। 3, उसने वह मुकदमा सद्भावपूर्वक इन गुड फेथ चलाया हो। 4, जिस अदालत में पहले मुकदमा चलाया गया था वह अदालत क्षेत्राधिकार की कमी, ज्यूरिसडिक्शन डिफेक्ट या इसी तरह के किसी अन्य कारण से उस मामले को सुन नहीं सकती थी, यानी तकनीकी कारणों से मुकदमा गलत अदालत में था। ओ परिणाम: ऐसे मामलों में पहले के मुकदमे में जितना समय लगा उस समय को परिसीमा काल की गणना से हटा दिया जाएगा। ओ उदाहरण: एक पीड़ित ने धोखाधड़ी के मामले में गलती से सिविल कोर्ट में मुकदमा दायर कर दिया क्योंकि उसे कानूनी प्रक्रिया का पूरा ज्ञान नहीं था। सिविल कोर्ट ने बाद में कहा कि यह आपराधिक मामला है और उसे खारिज कर दिया। अब पीड़ित आपराधिक शिकायत दर्ज करता है। सिविल कोर्ट में मुकदमा चलाने में जो समय लगा उसे आपराधिक मामले के परिसीमा काल से बाहर कर दिया जाएगा। 2, स्थगन आदेश के कारण लगे समय का अपवर्जन। 2, जहां किसी अपराध के संबंध में अभियोजन की संस्थापना को एक व्यादेश, इंजंक्शन या आदेश द्वारा रोक दिया गया है, तो परिसीमा काल की गणना में व्यादेश या आदेश के जारी रहने की अवधि, जिस दिन वह जारी या बनाया गया था और जिस दिन वह वापस लिया गया था, उसे अपवर्जित किया जाएगा। सरल शब्दों में, ओ क्या है स्थिति? यदि किसी अपराध के लिए मुकदमा शुरू करने को किसी अदालत के स्थगन आदेश, स्टे ऑर्डर या निषेधाज्ञा, इंजंक्शन द्वारा रोक दिया गया था, ओ क्या अपवर्जित होगा? परिसीमा काल की गणना करते समय वह पूरी अवधि जिसके दौरान वह आदेश लागू रहा, साथ ही जिस दिन आदेश जारी हुआ था और जिस दिन उसे वापस लिया गया था, इन सभी दिनों को परिसीमा काल से हटा दिया जाएगा। ओ उदाहरण: एक मामले में 3 साल का परिसीमा काल था, लेकिन 6 महीने के लिए एक उच्च न्यायालय ने मुकदमे पर रोक लगा दी। ये 6 महीने और आदेश के जारी होने व वापस लेने के दिन परिसीमा काल में नहीं गिने जाएंगे। 3, सूचना या सरकारी सहमति मंजूरी के लिए आवश्यक समय का अपवर्जन। 3, जहां किसी अपराध के लिए अभियोजन की सूचना, नोटिस दी गई है या जहां किसी भी समय के लिए लागू कानून के अधीन किसी अपराध के लिए किसी अभियोजन की संस्थापना के लिए सरकार या किसी अन्य प्राधिकारी की पिछली सहमति या मंजूरी, प्रीवियस कंसेंट और सैंक्शन आवश्यक है, तो परिसीमा काल की गणना में ऐसी सूचना की अवधि या जैसा भी मामला हो, ऐसी सहमति या मंजूरी प्राप्त करने के लिए आवश्यक समय को अपवर्जित किया जाएगा। स्पष्टीकरण: सरकार या किसी अन्य प्राधिकारी की सहमति या मंजूरी प्राप्त करने के लिए आवश्यक समय की गणना में जिस तारीख को सहमति या मंजूरी प्राप्त करने के लिए आवेदन किया गया था और सरकार या अन्य प्राधिकारी के आदेश प्राप्त होने की तारीख, दोनों को अपवर्जित किया जाएगा। सरल शब्दों में, ओ 2 स्थितियां: 1, किसी अपराध के लिए मुकदमा शुरू करने से पहले कानूनी रूप से नोटिस देना आवश्यक है। 2, किसी अपराध के लिए मुकदमा शुरू करने से पहले सरकार या किसी अन्य प्राधिकरण से अनुमति, सहमति या मंजूरी लेना आवश्यक है। ओ क्या अपवर्जित होगा? इन दोनों ही मामलों में उस नोटिस की अवधि या अनुमति प्राप्त करने में लगने वाला पूरा समय, आवेदन करने से लेकर अनुमति मिलने तक,
परिसीमा काल से हटा दिया जाएगा। ओ स्पष्टीकरण, अनुमति प्राप्त करने में लगने वाले समय की गणना करते समय आवेदन की तारीख और अनुमति मिलने की तारीख दोनों को भी परिसीमा काल से बाहर रखा जाएगा। ओ उदाहरण, किसी सरकारी अधिकारी के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए सरकार की मंजूरी जरूरी है। मंजूरी के लिए आवेदन किया गया और 3 महीने बाद मंजूरी मिली। ये 3 महीने परिसीमा काल में नहीं गिने जाएंगे। अपराधी की अनुपस्थिति या गिरफ्तारी से बचने का समय। 4. परिसीमा काल की गणना में वह समय जिसके दौरान अपराधी ए भारत से या भारत के बाहर किसी ऐसे क्षेत्र से अनुपस्थित रहा है जो केंद्र सरकार के प्रशासन के अधीन है, या बी फरार होकर या खुद को छिपाकर गिरफ्तारी से बचा रहा है, उसे अपवर्जित किया जाएगा। सरल शब्दों में ओ 2 स्थितियां। 1. अपराधी भारत से बाहर रहा है या भारत के बाहर किसी ऐसे क्षेत्र में जो भारत सरकार के नियंत्रण में है। 2. अपराधी फरार होकर एब्सकॉन्डिंग या खुद को छिपाकर कंसीलिंग हिमसेल्फ अपनी गिरफ्तारी से बच रहा था। ओ क्या अपवर्जित होगा? इन दोनों ही परिस्थितियों में जितना समय अपराधी अनुपस्थित रहा या गिरफ्तारी से बचता रहा, उस समय को परिसीमा काल की गणना से हटा दिया जाएगा। ओ उदाहरण, एक व्यक्ति ने 2 साल पहले अपराध किया और फिर विदेश भाग गया। 1 साल बाद उसे वापस लाया गया। वह 1 साल का समय परिसीमा काल की गणना में नहीं गिना जाएगा। शाब्दिक निचड़े सेस आएंगी डीन। इस धारा का समग्र महत्व धारा 516 न्याय के सिद्धांतों को मजबूत करती है, यह सुनिश्चित करते हुए कि समय सीमा की कठोर व्याख्या के कारण कोई वैध अभियोजन विफल न हो। यह निष्पक्षता सुनिश्चित करती है। यह सुनिश्चित करती है कि कानूनी या प्रक्रियात्मक बाधाओं के कारण न्याय चाहने वाले पक्ष को समय सीमा के उल्लंघन के लिए दंडित न किया जाए, अपराधी को लाभ न मिले। यह अपराधियों को अपनी गिरफ्तारी से बचने या कानूनी प्रक्रियाओं का दुरुपयोग करके परिसीमा काल का लाभ उठाने से रोकती है, व्यवहारिकता लाती है। यह उन वास्तविक दुनिया की चुनौतियों को पहचानती है जो कानूनी कार्यवाही शुरू करने में देरी का कारण बन सकती हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 517, जो उस तारीख का अपवर्जन जिस पर न्यायालय बंद हो, एक्सक्लूजन ऑफ डेट ऑन विच कोर्ट इज क्लोज्ड, से संबंधित है। एक डेस आर्टिकल स्टेगिस धारा 517, जिस दिन कोर्ट बंद हो उस दिन की छूट। यह धारा एक सामान्य कानूनी सिद्धांत को आपराधिक मामलों के परिसीमा काल पर लागू करती है। यह सुनिश्चित करती है कि यदि परिसीमा काल की अंतिम तारीख को न्यायालय बंद हो तो न्याय की मांग करने वाले व्यक्ति को इस तकनीकी बाधा के कारण नुकसान न हो। जहां परिसीमा काल ऐसे दिन समाप्त होता है जिस दिन न्यायालय बंद है, तो न्यायालय उस दिन संज्ञान ले सकता है जिस दिन न्यायालय फिर से खुलता है। स्पष्टीकरण, किसी न्यायालय को इस धारा के अर्थ में किसी भी दिन बंद माना जाएगा यदि उसके सामान्य कार्य घंटों के दौरान वह उस दिन बंद रहता है। सरल शब्दों में समझने के लिए, ओ स्थिति, आपने किसी अपराध के लिए शिकायत दर्ज करने या किसी मामले में संज्ञान लेने के लिए धारा 514 के तहत निर्धारित परिसीमा काल समय सीमा की गणना की। ओ समस्या, गणना करने पर पता चला कि परिसीमा काल का अंतिम दिन ठीक उसी दिन पड़ रहा है जिस दिन अदालत बंद है, जैसे कोई छुट्टी, शनिवार, रविवार या किसी अन्य कारण से। ओ समाधान, इस धारा के अनुसार ऐसी स्थिति में अदालत उस दिन संज्ञान ले सकती है जिस दिन वह बंद होने के बाद फिर से खुलती है। ओ न्यायालय बंद का अर्थ स्पष्टीकरण बताता है कि न्यायालय को बंद तभी माना जाएगा जब वह अपने सामान्य कामकाज के घंटों के दौरान बंद हो। यदि वह सामान्य रूप से खुला रहता है लेकिन आपने किसी कारणवश उस दिन नहीं पहुंच पाए तो यह नियम लागू नहीं होगा। उदाहरण, ओ किसी अपराध के लिए परिसीमा काल 30 जून 2025 को समाप्त हो रहा है। ओ मान लीजिए 30 जून 2025 को बकरीद की छुट्टी है और अदालत बंद है। ओ अदालत 1 जुलाई 2025 को फिर से खुलती है। ओ तो धारा 517 के तहत अदालत 1 जुलाई 2025 को भी उस अपराध का संज्ञान ले सकती है, भले ही तकनीकी रूप से 30 जून 2025 को परिसीमा काल समाप्त हो गया था। महत्व, ओ न्याय का सिद्धांत, यह कानूनी मुकदमों में एक सामान्य और न्याय संगत सिद्धांत है।
यह सुनिश्चित करता है कि समय सीमा की कठोरता के कारण किसी को उसके कानूनी अधिकारों से वंचित न किया जाए जब वह न्यायालय तक पहुंचने में अक्षम हो। ओ व्यावहारिकता, यह एक व्यावहारिक प्रावधान है जो वास्तविक दुनिया की परिस्थितियों जैसे छुट्टियों या अप्रत्याशित बंद को ध्यान में रखता है। ओ सद्भावना को बढ़ावा, यह वादियों को अंतिम दिन तक इंतजार करने में सुविधा प्रदान करता है, बशर्ते अंतिम दिन अदालत बंद हो। संक्षेप में, धारा 517 यह सुनिश्चित करती है कि यदि किसी अपराध के लिए संज्ञान लेने की परिसीमा काल की अंतिम तिथि को न्यायालय बंद हो तो न्यायालय उस मामले का संज्ञान अगले कार्य दिवस पर ले सकता है, जिससे न्यायिक प्रक्रिया में सुविधा और न्याय सुनिश्चित हो सके। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 518 जो सतत अपराध कंटिन्यूइंग ऑफेंस से संबंधित है। धारा 518 सतत अपराध, यह धारा विशेष रूप से सतत अपराधों कंटिन्यूइंग ऑफेंसेस के लिए परिसीमा काल की गणना कैसे की जाए यह बताती है। यह सुनिश्चित करती है कि ऐसे अपराधों के लिए समय सीमा तब तक समाप्त न हो जब तक अपराध जारी रहता है। एक सतत अपराध कंटिन्यूइंग ऑफेंस के मामले में परिसीमा का एक नया काल, अ फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन, उस समय के हर पल से चलना शुरू होगा जिसके दौरान अपराध जारी रहता है। सरल शब्दों में समझने के लिए, ओ सतत अपराध क्या होता है? एक सतत अपराध वह है जो एक बार में खत्म नहीं होता बल्कि समय के साथ लगातार जारी रहता है या हर पल नए सिरे से होता रहता है। यह एक ऐसा अपराध है जो अपनी प्रकृति में गतिशील होता है, जैसे बंधक बनाना, अवैध परिरोध, जब किसी व्यक्ति को लगातार अवैध रूप से कैद में रखा जाता है। सार्वजनिक उपद्रव, यदि कोई व्यक्ति लगातार अपने घर से कचरा बाहर फेंक रहा है जिससे जनता को परेशानी हो रही है। अवैध कब्जा, किसी सरकारी भूमि पर लगातार अवैध कब्जा बनाए रखना। समान वितरण के लिए संपत्ति का गबन, यदि किसी संपत्ति का गबन करके लगातार उसे अपने पास रखा जाता है। ओ परिसीमा काल कैसे गिना जाएगा? इस तरह के अपराध में परिसीमा काल की गणना केवल अपराध शुरू होने की तारीख से नहीं की जाती, बल्कि हर उस पल से एक नया परिसीमा काल शुरू हो जाता है जब तक कि वह अपराध जारी रहता है। इसका मतलब है कि जब तक अपराध चल रहा है तब तक उसके लिए संज्ञान लेने की समय सीमा भी हर पल नई होती रहती है। उदाहरण, ओ मान लीजिए किसी व्यक्ति ने 1 जनवरी 2024 को किसी को अवैध रूप से बंधक बना लिया। ओ वह व्यक्ति 30 जून 2025 तक बंधक बना रहा। ओ अगर यह एक साधारण अपराध होता तो परिसीमा काल 1 जनवरी 2024 से गिना जाता। ओ लेकिन क्योंकि यह एक सतत अपराध है, अवैध परिरोध लगातार जारी है, तो परिसीमा काल 30 जून 2025 तक हर दिन नया होता रहा। और जिस दिन वह व्यक्ति आज़ाद होता है या अपराध समाप्त होता है, उस दिन से फिर सामान्य परिसीमा काल, जैसे यदि 3 साल का है, शुरू होगा। महत्व, ओ न्याय सुनिश्चित करना, यह धारा सुनिश्चित करती है कि गंभीर और लगातार जारी रहने वाले अपराधों के लिए अपराधी कानूनी रूप से बच न सकें, भले ही अपराध को शुरू हुए कितना भी समय हो गया हो। ओ अपराध को जारी रखने से रोकना, यह अपराधियों को यह संकेत देता है कि जब तक वे अपना अवैध कार्य जारी रखेंगे वे कानूनी कार्रवाई के दायरे में रहेंगे। ओ अपराध की प्रकृति के अनुरूप, यह उन अपराधों की प्रकृति को पहचानती है जो एक विशिष्ट क्षण में समाप्त नहीं होते बल्कि समय के साथ निरंतर बने रहते हैं। संक्षेप में, धारा 518 यह स्पष्ट करती है कि सतत अपराधों के लिए जब तक अपराध जारी रहता है तब तक हर पल एक नया परिसीमा काल शुरू होता रहता है जिससे अपराधी को लगातार जवाबदेह ठहराया जा सके। साक्वाटर टी ग्रैट्स, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 519 जो कुछ मामलों में परिसीमा काल का विस्तार, एक्सटेंशन ऑफ पीरियड ऑफ लिमिटेशन इन सर्टेन केसेस, से संबंधित है। धारा 519 कुछ मामलों में परिसीमा काल का विस्तार, यह धारा एक अत्यंत महत्वपूर्ण अपवाद है जो न्यायालयों को परिसीमा काल, लिमिटेशन पीरियड, समाप्त होने के बाद भी किसी अपराध का संज्ञान, कॉग्नाइजेंस लेने की अनुमति देती है। यह सुनिश्चित करती है
कि केवल समय सीमा की कठोरता के कारण न्याय से इनकार न किया जाए, खासकर जब देरी को उचित ठहराया जा सके। इस अध्याय के पूर्वगामी प्रावधानों में किसी बात के होते हुए भी कोई भी न्यायालय परिसीमा काल की समाप्ति के बाद भी किसी अपराध का संज्ञान ले सकता है यदि वह मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से संतुष्ट है कि देरी को उचित रूप से समझाया गया है या कि न्याय के हित में ऐसा करना आवश्यक है। सरल शब्दों में समझने के लिए वो सामान्य नियम क्या है, जैसा हमने धारा 514 में देखा, अदालतें परिसीमा काल समाप्त होने के बाद किसी अपराध का संज्ञान नहीं ले सकती। ओ धारा 519 का अपवाद, यह धारा उस सामान्य नियम का अपवाद है। यह कहती है कि उन पिछले नियमों के बावजूद एक अदालत समय सीमा समाप्त होने के बाद भी किसी अपराध का संज्ञान ले सकती है। इसके लिए क्या शर्तें हैं? अदालत ऐसा तभी कर सकती है जब वह निम्नलिखित दो शर्तों में से किसी एक से संतुष्ट हो जाए। एक, देरी को उचित रूप से समझाया गया है। जिसने अपराध की रिपोर्ट करने में या मुकदमा शुरू करने में देरी की है, वह अदालत को यह संतोषजनक ढंग से समझा पाता है कि देरी क्यों हुई। इसके लिए कोई वैध कारण होना चाहिए, जैसे बीमारी, धोखाधड़ी का देर से पता चलना या अन्य अप्रत्याशित बाधा। 2, न्याय के हित में आवश्यक है। अदालत को यह लगता है कि भले ही देरी हुई हो, लेकिन न्याय सुनिश्चित करने के लिए इस मामले का संज्ञान लेना बेहद जरूरी है। यह तब हो सकता है जब अपराध बहुत गंभीर हो या यदि संज्ञान न लेने से गंभीर अन्याय होगा। उदाहरण, एक छोटी चोरी का अपराध हुआ जिसमें 1 साल का परिसीमा काल था। पीड़ित को एक गंभीर बीमारी हो गई जिसके कारण वह कई महीनों तक बिस्तर पर रहा और 1 साल के भीतर शिकायत दर्ज नहीं कर सका। यदि वह अदालत को अपनी बीमारी का उचित कारण बताता है तो अदालत परिसीमा काल समाप्त होने के बाद भी संज्ञान ले सकती है। एक ऐसा मामला है जिसमें 3 साल का परिसीमा काल था, लेकिन एक संगठित अपराध रैकेट शामिल था। शुरुआती जांच में सबूत जुटाने में समय लगा। यदि पुलिस अदालत को समझाती है कि देरी इसलिए हुई क्योंकि यह एक जटिल जांच थी और जनता के बड़े हित में इस मामले को आगे बढ़ाना आवश्यक है, तो अदालत न्याय के हित में संज्ञान ले सकती है। महत्व न्याय का लचीलापन। यह धारा आपराधिक न्याय प्रणाली में आवश्यक लचीलापन लाती है। यह सुनिश्चित करती है कि केवल एक तकनीकी समय सीमा के कारण न्याय के उद्देश्य को विफल न किया जाए। सच्चे मामलों को बचाने के लिए यह उन वास्तविक और गंभीर मामलों को बचाता है जहां वैध कारणों से देरी हुई हो और जहां संज्ञान न लेने से अन्याय होगा। न्यायालय का विवेकाधिकार। यह न्यायालय को तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर निर्णय लेने का विवेक प्रदान करती है। यह मनमाना नहीं है। अदालत को संतुष्ट होना होगा कि देरी का कारण उचित था या न्याय की आवश्यकता है। संक्षेप में, धारा 519 एक सुरक्षा वाल्व के रूप में कार्य करती है जो न्यायालयों को परिसीमा काल समाप्त होने के बाद भी किसी अपराध का संज्ञान लेने की शक्ति देती है, बशर्ते देरी को उचित ठहराया जा सके या न्याय के हित में ऐसा करना आवश्यक हो।